नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि सर, आज कई विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, 2 चरणों के चुनाव तो हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमने देखा कि नीतीश कुमार भी परेशान है, यूं कह सकते हैं कि होश उड़े हुए हैं। लेकिन किस बात को लेकर होश उड़े हैं, यह इसी वीडियो में हम बताएंगे। और देखिए, बड़ी खबर यह आ रही है कि वैशाली से आरजेडी के घोषित उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला के लिए नई परेशानी पैदा हो गई है। और यह परेशानी जो है कानूनी है, इसका असर क्या दिखेगा यह भी बताएंगे। फिर हम ये भी बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में बीजेपी के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी निषाद की नामांकन सभा में लोग कम क्यों आए, जबकि मुजफ्फरपुर के बारे में कहा यह जाता है कि वह बीजेपी के लिए बहुत ही मजबूत सीट है। तो आगे हम चर्चा करेंगे जहानाबाद की। जहानाबाद और काराकाट में कौन से नए चेहरे आए हैं जिन्हें लेकर खलबली मची हुई है। फिर हम पटना साहिब के कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत के बारे में भी कुछ चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करते हैं कि नीतीश कुमार परेशान क्यों हुए, नीतीश कुमार की नींद क्यों उड़ी हुई है। बीजेपी तो परेशान है ही। आज नीतीश कुमार ने वर्चुअल मीटिंग की, दूसरे चरण में जहां जहां चुनाव हुए वहां की जानकारी प्राप्त की, और सबसे बड़ी चिंता ये कि वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हो रहा है, वोट कम क्यों पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की चिंता यह है कि बिहार में हम हैं, दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं, फिर भी वोट क्यों कम। और यह लंबी समीक्षा हुई, क्या खबर है। विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। रवि सर, देखिए, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है जी, क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की उपलब्धियों को जन जन तक डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन तक पहुंचाने की बात है। बावजूद इसके जो है सो वोटर का जो टर्नआउट है, फर्स्ट फेज में भी आप ज्ञानेश्वर जी देखे किस तरह से ड्रॉप आउट है, हाँ, किस तरह से कम रहा। दूसरे चरण में कल जो मतदान समाप्ति हुई उसमें भी देखिए 2019 की तुलना में बिल्कुल कम रहा। हाँ, 5% से हाँ, लगभग। हाँ, तो वो यह देखने वाली बात है और समझने वाली कि क्या कारण है। तपिश और प्रचंड गर्मी, यह तो ठीक है, यह तो समझ में आ रहा है। बावजूद इसके राजनीतिक कारण तो नहीं है। नीतीश कुमार इसे ही जानने की तलाश कर रहे थे, बिल्कुल, कि राजनीतिक कारण तो नहीं है और कहीं कोई हवा खिलाफ में तो नहीं बह रही है। इसे भी नीतीश को देखिए, नीतीश कुमार का बड़ा कुछ दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी, कारण और परिस्थितियां जो भी बनी हुए एनडीए में आए, और एनडीए में आने के बाद भी यदि हवा न दिख रही हो, नीतीश कुमार हो और नरेंद्र मोदी हो। देखिए, आपको हम बताएं कि कल चुनाव जो हुए जिन इलाकों में, किशनगंज में, बांका में, भागलपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में किस तरीके से वोटिंग हुई और किस तरीके से चुनौतियां बढ़ी हैं एनडीए के लिए, यह बात भी समझ में आई। और वोटरों की निराशा सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली के बारे में खबर तो यह है। कल देखिए, गाजियाबाद और नोएडा वाले इलाके में वोटिंग थी कि कल शुक्रवार था और लोगों ने यह मान लिया कि शुक्रवार है, चुनाव की छुट्टी हो गई, शनिवार की छुट्टी हो गई, रविवार की छुट्टी हो गई। लोग वोट देने के बजाय चले गए मंसूरी घूमने, हरिद्वार घूमने, नैनीताल घूमने, और वहां 50% के करीब मतदान हुए। तो ये तो बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, यही चिंता नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं खल रही है, क्योंकि तीसरे चरण का जो चुनाव होना है 7 मई को ज्ञानेश्वर जी, वो 5 सीटों पर, उसमें 3 सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते की है, झंझारपुर, सुपौल और मधेपुरा जी, और 1 सीट जो लोजपा आर की है, खगड़िया, और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, अररिया। तो 5 सीटों पर 3 सीट तो कम से कम उनका, तो यही फीडबैक लेने के लिए आज वर्चुअल मीटिंग, और उनके जो दाहिना हाथ कहा जाता है, बायां हाथ कहा जाता है, विजय चौधरी, संजय झा, तमाम लोग पार्टी कार्यालय में थे मौजूद, और सबसे वर्चुअल फीडबैक लिया गया कि क्या कारण है और कारण समझने का प्रयास किया गया। तो इसलिए कहा भी गया कि जो कार्यकर्ता हैं वह यह सुनिश्चित करें कि 7 मई को जो 3rd फेज का चुनाव होगा उसमें कम से कम सबको वोट माने मतदान केंद्र तक नहीं। वो देखिए, आपने बात की, देखिए 5 लोकसभा क्षेत्रों की, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा ये जेडीयू की जीती हुई सीट है, खगड़िया एलजेपी की जीती हुई सीट है, उम्मीदवार बदले हैं, राजेश वर्मा हुए हैं। अररिया बीजेपी की सीट है, अररिया में प्रधानमंत्री की सभा हो चुकी।
लेकिन वहां भी कांटे की लड़ाई बताई जा रही है प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार और शाहनवाज आलम आरजेडी के उम्मीदवार के बीच में। देखिए मधेपुरा, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यहां ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस कारण से, या पप्पू यादव का इफेक्ट था, उम्मीदवार नहीं तलाश पाए। तेजस्वी यादव ने जेडीयू उम्मीदवार के मुकाबले दिनेश चंद्र यादव ने भी कोई काम नहीं किया है, लेकिन उन्हें बहुत ही कमजोर उम्मीदवार आरजेडी का डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रदीप मिल गए, जिन्हें लोग पहचानते ही नहीं है। उनके पिताजी को पहचानते, हाँ, उनके पिताजी को पहचानते थे, तो उन्हें तो बताने में ही वक्त लग रहा है। सुपौल की कमोबेश स्थिति भी यही है कि सुपौल में देखिए दिलकेश्वर कामत और उनके सामने चंद्रहास चौपाल। झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, बिल्कुल झंझारपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है। रामप्रीत मंडल जेडीयू के मौजूदा सांसद, और उनके सामने देखिए सुमन महासेठ हैं वीआईपी से, और तीसरा कौन बना रहे हैं, मजबूत कौन बना रहे हैं, गुलाब यादव। बिल्कुल देखना यह होगा कि सुमन महासेठ के साथ मुसलमान जाते हैं कि नहीं जाते, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो है वह संघ की है, हाफ पैंट वाले हैं, टोपी वाले हैं और लाठी वाले हैं। खगड़िया में देखिए, खगड़िया में राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं और सामने से संजय कुशवाहा हैं। यहां भी अच्छी लड़ाई है। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेश वर्मा का नाम लेकर वोट देने की अपील की थी। और एक और जानकारी आ रही है कि खगड़िया में लोग इस बात को लेकर डरे हैं कि चुनाव के बाद कहीं लाल झंडा न गड़ने लगे। हाँ, क्योंकि बेगूसराय, सिवान, लाल झंडा से जो जमीन वाले लोग हैं वो डरते हैं, बिल्कुल वो डरते हैं। हाँ। तो नीतीश कुमार की चिंता है, राजनीतिक कारणों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया, अपने प्राधिकारियों को कहा है कि मतदाताओं को किसी भी कीमत पर बूथ तक पहुंचाइए और मेरा काम बताइए। तो ये तो बात हुई देखिए नीतीश कुमार की। आगे हम चर्चा करते हैं वैशाली लोकसभा की। वैशाली लोकसभा में देखिए उम्मीदवार घोषित हैं एलजेपी से बीना देवी, दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी, और आरजेडी से मुन्ना शुक्ला। लेकिन मुन्ना शुक्ला पर नई परेशानी आ गई। ये तो वहां नया संकट पैदा हो जाएगा। चुनाव कैसे लड़ेंगे, चुनाव प्रचार कैसे करेंगे, क्या पुलिस पीछे लग जाएगी, क्या खबर है रवि सर? वो जो जमीन है केवाला करके फर्जी केवाला के नाम पर वो लिखाने का पुराना मामला था, लेकिन वो एडीजी ने जो फैसला सुनाया है मुजफ्फरपुर की अदालत ने, एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया, अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। बिल्कुल। तो अब जो सो नजर है, और ये शुक्रवार के ही घटना है, शुक्रवार को ही हुआ है, तो ऐसे में 2 दिन कोर्ट बंद है। अब तो हाईकोर्ट पर ही नजर है सबकी। अब हाईकोर्ट क्या निर्णय देता है, क्या होता है, पहले हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में सुनवाई कब हो। और एक बात और जानकारी आ रही है कि देखिए अभी वारंट नहीं निर्गत था, एहतियातन ये गए थे एंटीसिपेटरी बेल मांगने, कॉन्फिडेंस हो गया था और वहां से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया। अब यदि वारंट निर्गत हो जाता है, पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास करती है, तब तो यह बड़ा संकट हो जाएगा। चुनाव कैसे लड़ेंगे? निश्चित रूप से। और देखिए और जिनकी जमीन कब्जा करने का आरोप है वे वैश्य जाति के बताए जा रहे हैं, यह भी चुनाव में बिल्कुल भुना दिया जाता है। बिल्कुल। बस तो वोटर किसके वोटर हैं यह भी समझ में आ रहा है, आरजेडी पाले में। तो लेकिन ज्ञानेश्वर जी, यह उनके लिए परेशानी का सबब है, मुन्ना शुक्ला के लिए। अगर यदि हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती तब तो नहीं, हाईकोर्ट से कब राहत मिलती है? हाँ, बिल्कुल। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि जब वो हाईकोर्ट जाते हैं और अभी वारंट निर्गत नहीं है, और देखिए सरकार डबल इंजन की सरकार है, वे विरोधी खेमा के उम्मीदवार हैं, बिल्कुल। और ऐसे में वारंट निर्गत हो जाता है, पुलिस गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। आपको याद होगा 2020 का चुनाव, पप्पू यादव ने मधेपुरा विधानसभा में नामांकन तो कर दिया था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उनके खिलाफ कोई वारंट है और पूरे चुनाव प्रचार में जा ही नहीं पाए थे। वही स्थिति देखिए, वही स्थिति मुन्ना शुक्ला की कमोबेश अभी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अनलेस और अनटिल कि इस बीच में अगर पुलिस एक्शन में आ गई, वारंट अगर यदि प्राप्त हो गया, तो यह फिर बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। इसमें आप कहीं कोई दो नहीं, इस पर तो अब तेजस्वी यादव और लालू यादव की भी नजर गई होगी, निश्चित, क्योंकि नामांकन अभी नहीं हुआ है, नामांकन अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल। हाँ, तो उनकी नजर भी गई होगी और परिस्थितियों पर विचार कर रहे होंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अब ये तो लीगल एस्पेक्ट है जी। अब तो मैंने मुन्ना शुक्ला भी कैंडिडेट हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह भी विचार विमर्श कर रहे होंगे अपने जो लीगल उनके थिंक टैंक है उनसे, और उसके बाद वो केस मुकदमों से पुराना नाता रहा है, वो जानते हैं कि कहाँ क्रॉस कॉन्स क्या होता है। तो देखिए ये वैशाली की बात हुई। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए राजभूषण चौधरी निषाद ने नामांकन किया और नामांकन की सभा हुई, और वहां सभा में इतने कम लोग थे कि पूछिए मत। मुजफ्फरपुर में भाजपा उम्मीदवार का नामांकन हो और लोग कम जुटे, इसका मतलब क्या निकलता है? बड़े बड़े नेता थे
और लोग कह रहे हैं कि मंच पर अधिक भीड़ थी बिल्कुल। और सामने पंडाल पर। यदि मुजफ्फरपुर में भाजपा के नामांकन कार्यक्रम में 800,000 लोग जुटे तो यह तो गलत सिग्नल है ना। निश्चित रूप से देखिए, वो ज्ञानेश्वर जी जो बात कह रहे हैं उसमें हम लोग भी ने भी देखा है और वो बात सच्चाई भी है। बड़े नेता मंच पर हैं और नीचे का जो है सो मैदान जो लगा हुआ था समियाना टेंट, उसमें कम लोग थे। तो यह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, और भी मुजफ्फरपुर जैसे इलाके में यह एक सवाल तो बनता है। इतना ही नहीं बनता है, देखिए ये इसके पीछे एक कारण जो समझ में आता है इनिशियली अभी, कि जो गठबंधन अलायंस है एनडीए का, उसमें जदयू और भाजपा के नेताओं का दिल समन्वय नहीं, हाँ दिल नहीं मिला, दिल नहीं मिलना। और यही जो है सो भारतीय जनता पार्टी को, यही वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वह देख रहे हैं कि बाहर से आप ले आकर के कैंडिडेट दे रहे हैं, जो वहां पर लंबे समय से साथ में रहे उनको आप नहीं दे रहे हैं अवसर। तो यह कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन करने के समय जो भीड़ दिखाई पड़ी सभा में उनके, वो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए भाजपा और जदयू में समन्वय की कमी। देखिए वहां यह भी चर्चा हुई कि इसके पहले भी कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें सुरेश शर्मा, जो वहां भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, मंत्री भी रहे, उनसे अध्यक्षता नहीं कराई गई। और जेडीयू और बीजेपी के भी समन्वय की कमी कल वाले कार्यक्रम में भी दिखा। देखिए गायघाट से 2 बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े हैं अशोक सिंह, और बीजेपी में भी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वे मंच पर जा रहे थे, लेकिन बार बार यह कहा जा रहा था कि मंच पर वे ही लोग आए जिनका नाम मंच पर आने को लिखा है। अब अशोक सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो उन्होंने समझा कि भाई देख लूं कि मंच पर जाने वालों में मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। तो लोग बता रहे थे कि नहीं आपका नाम लिखा है, लेकिन जब उन्होंने देखा पहला नाम जो बताया गया कि ये आपका नाम है, तो उन्होंने कहा ये मेरा नाम थोड़े है, ये तो अशोक सिंह पारू के विधायक का नाम है। दूसरा अशोक बताया गया, दिखाया गया, तो उन्होंने कहा ये मेरा नाम थोड़े, ये तो अशोक चौधरी सकरा के एमएलए का नाम है। तीसरा अशोक दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो अशोक सहनी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रभारी हैं, उनका नाम है। और अंत में मायूस होकर उन्हें पंडाल में बैठना पड़ा। तो यह अपमान है और मैसेज भी, संदेश भी ठीक नहीं है। और वही जो हम कह रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं जब नेताओं के में देख लीजिए दिल नहीं मिला है, तो वो नेता लोग वहां पर जो भी नेता हैं, जिस कैडर के भी है, जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए ब्लॉक में जो भी है, तो वह ऐसे नेताओं का जब तक दिल नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ताओं का भी मन मिजाज नहीं देता है। तो यही स्थिति मुजफ्फरपुर में दिखाई पड़ रही है। और मुजफ्फरपुर की सभा में कम भीड़ होना कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जा रहा है। यह चिंता का कारण है मुजफ्फरपुर के भाजपा उम्मीदवार के लिए। जी, तो देखिए चिंता का कारण, लेकिन मुजफ्फरपुर के बारे में आपको हम बताएं कि नामांकन सभा में कम लोगों का होना, इसका आशय ये कतई नहीं है कि वहां बीजेपी की स्थिति खराब है। मुजफ्फरपुर बीजेपी की बेहतर स्थिति के लिए जाने वाला सीट है। तो आगे क्या होगा उस पर भी हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहेंगे जब मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा होगी विस्तार से। तो देखिए अब हम आगे चर्चा करते हैं जहानाबाद और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। 2 ऐसे चेहरे आए हैं। जहानाबाद की हम पहले बात कर ले, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जेडीयू के टिकट पर, बीजेपी का समर्थन प्राप्त है, वे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने सुरेंद्र प्रसाद यादव बहुत तगड़ा संघर्ष कर रहे हैं, तगड़ा संघर्ष दे रहे हैं। 2019 में भी मात्र 1751 मतों से चुनाव हारे थे। वहां भूमिहारों में पहले एक उम्मीदवार दिख रहे थे, आशुतोष कुमार, लेकिन जब महाराजगंज से अरुण कुमार को टिकट नहीं मिला तो बसपा के टिकट पर वे भी जहानाबाद आ गए हैं। तो आशुतोष कुमार और अरुण कुमार में संघर्ष चल ही रहा है। इस बीच दीपक शर्मा 26 साल के एक लड़के ने जहानाबाद में खलबली मचा रखी है। राधा स्वामी संगठन के कर्ता धर्ता हैं और कहा जाता है कि राधा स्वामी संगठन का नेटवर्क गांव में इतना बड़ा है। राधा स्वामी संगठन के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि ये गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं इस तरीके। हाँ, गरीब दीपक शर्मा निश्चित रूप से वहां पर जाकर के इस बार जहानाबाद अरवल के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहीं के रहने वाले, वही हम बोल रहे हैं। तो वो जो है सो निश्चित रूप से जहानाबाद के चुनाव को और दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि एक तो स्थानीय हो गए, दूसरी बात कि वह जिस समाज से आते हैं वो और नेटवर्क, गांव में नेटवर्क कहा जा रहा है कि राधा स्वामी संगठन का नेटवर्क है हर गांव में और इतने लोग लाभान्वित है। चाहे आपको शादी करा, ज्ञानेश्वर जी एक सूची बनती है राधा स्वामी का, और राधा स्वामी को बना करके दीपक शर्मा जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वह पलंग, फ्रिज, टीवी, बर्तन
ये सब जो है सो मुहैया, और आर्थिक मदद भी करते हैं। आर्थिक मदद तो करते ही हैं। हाँ। उसके अलावा वो जो ऑर्नामेंट्स, जो शुभ माने लक्ष्मी माने लड़की की शादी है जी। तो उसमें जैसे मंगलसूत्र हो गया, हाँ। या नथिया बाली, जो वह इंपॉर्टेंट चीज भी वो प्रोवाइड करते हैं, सोने का वो, अच्छा, यह सब उनका मतलब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो आएंगे तो छीन लेंगे, ये दीपक शर्मा जो है पहले ही दे देते हैं। पहले देते हैं उसमें। अच्छा। वो और अब औकात माने क्या, अपने से ज्यादा वो करते हैं, जितना वो चाहिए उनको। हम समझते हैं कि माने हर महीने लगन के समय में वो मैक्सिमम माने 1000, 1500, 2000 बच्चियों को वो शादी कराते हैं। और कहा जा रहा है कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में हर गांव में बिल्कुल उनकी मदद से, जहां जहां उन्होंने मदद पहुंचाई है, लोग हैं। तो देखिए, चुनाव दिलचस्प, जहानाबाद ही नहीं, बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी कहा जा रहा है संगठन तो पूरे देश में, मतलब कई प्रदेशों में है। खैर चलिए, तो देखिए जहानाबाद की चर्चा हमने की कि दीपक शर्मा आ गए हैं, और दीपक शर्मा के बारे में हम और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने कहा है कि फीडबैक लीजिए, दीपक शर्मा हैं कौन। काराकाट की बात हम करें, काराकाट भी देखिए एक हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहां उपेंद्र कुशवाहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष सुप्रीमो, बिहार में कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता सम्राट चौधरी के साथ साथ तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला होना है राजाराम कुशवाहा से, माले से, लेकिन वहां पावर स्टार भोजपुरी फिल्मों के पवन सिंह भी आ गए। लेकिन किरण प्रभाकर, नौकरी वाली दीदी, अब काराकाट की बेटी कहला रही है, क्योंकि वहीं की रहने वाली। बिल्कुल, हाँ। तो पिछले 1 साल से लगी थी। हमने आज फीडबैक लिया कि वह भी रोज घूम रही हैं और जाति से भूमियार हैं, और संगठन के मामले में भी, बूथ कमेटी के मामले में भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया है। रवि सर, देखिए, वो नौकरी वाली दीदी के नाम से वो पर अब काराकाट की बेटी कहला रही है, बेटी कहलाती हैं। तो वो आंचल फैलाकर वोट मांग रही है। कोरोना काल के समय से भी उनके मदद करने की चला रहा है, और सबको रोजमर्रे का सामान और भी जो आवश्यकता सामग्री होती है वो मुहैया कराती है। कॉर्पोरेट कंपनियों को बुलाया, नौकरी भी, रोजगार शिविर लगवाया। बिल्कुल, वही इसीलिए नौकरी वाली दीदी कहा जाता है कि कॉर्पोरेट कंपनियों को बुलवा करके जो नौकरी लगवाती है, और उसके अलावा भी जो मदद बन पड़ता है वो करती है। वो उनका इसीलिए वो बड़ी वो अपने इलाके में काराकाट माने क्षेत्र में उनकी पहचान, एक अलग पहचान है, और उनको आदर सम्मान से लोग देखते हैं। और इसीलिए इस बार का चुनाव काराकाट का बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चतुष्कोणीय, देखिए अब किसका कौन खेल बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा। जब पवन सिंह आए थे तो तब भी हमने चर्चा की थी। अभी चुनाव में वक्त है, अंतिम चरण में चुनाव है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे काराकाट की। देखिए, अंशुल अभिजीत पटना साहिब में कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए गए, मीरा कुमार के बेटे हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए नए हैं। मुकाबला रविशंकर प्रसाद से होना है, जाति से कुशवाहा। लेकिन लोग कह रहे हैं उम्मीदवार तो घोषित हो गए हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कांग्रेस जनों की ही शिकायत आ रही है, आरजेडी के लोगों की शिकायत आ रही है कि फोन ही नहीं उठता है। देखिए, व्यवस्था के तौर पर कमजोर दिख रहे हैं। निश्चित रूप से ये लेगेसी इनके पास में है। मीरा कुमार के पुत्र हैं, जगजीवन राम के नाती हो गए, अब कुशवाहा समाज से भी हैं, लेकिन जो इनको माने पटना की इनकी समझ नहीं, हम जहां तक समझ पा रहे हैं, क्योंकि पटना की समझ रहती तो ये लोगों का फोन उठाते, बात करते, और जो संपर्क अभियान है वह इनका तेज होता और लोगों से इंटरेक्शन होता। तो ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो यह सबसे बड़ी बात है कि यह इंटरेक्शन कैसे करेंगे। और आरजेडी के कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी शिकायत की थी कि क्षेत्र से भी आ रहा है कि भाई हैं कौन, मतलब अपना संपर्क बताएं, कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है, कैसे बातचीत हो सकती है, क्या चुनाव का प्रबंधन है। तो अचानक से उम्मीदवार हो गए, तो जो अचानक से उम्मीदवार होते हैं, और भी रविशंकर के खिलाफ, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ, जो कि टेकन फॉर गारंटी है कि भाजपा के सीट से माने अगर चुनाव लड़ते हैं कोई भी आदमी तो उसको जीतना 100% श्योर रहता है। वैसे में आप जो है सो जब जनता के बीच में घुलिए मिलिएगा नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं, और आप ऊपर से एयर ड्रॉप किया गया है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो है तो इनके लिए कठिन घड़ी होगी। तो देखिए, आज चुनावी चर्चा को हम यही खत्म करते हैं। रोज 8:30 बजे आपसे मिलते ही हैं, तो देखते रहिए लाइव स्ट्रीट को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।